हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों की जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, ये हमारी बिहार जीके जीएस की सीरीज चल रही है। इसमें हम जो है बिहार जीके जीएस का रिवीजन कर रहे हैं। एक बार आप जो है अनामिका मैम के द्वारा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और मैं आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्नों के साथ जो है आपको एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ। देखिए हम अपने पिछले वीडियोज़ में 100 क्वेश्चन जो है एक सेशन में देखे थे, लेकिन थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से जो है बोलने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए जो है छोटे सेशन ले रहा हूँ मैं। पिछले वीडियो में हमने जो है 50 सवाल किए थे, और इस वीडियो में भी हम जो है 50 से ज़्यादा ही सवाल करेंगे, जब तक जो है बोलने की जो है स्पीड बनी रहेगी तब तक हम सवाल करते रहेंगे। तो आप सभी लोग जो है सेशन को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम हो, या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको बिहार की जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री सभी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इस क्लास के अलावा जो डेली क्लास हमारे चैनल पर होती है, उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों मैं अभी जो है दोपहर में एक वीडियो अपलोड करूँगा आप सभी के लिए। वो यूपी पीएससी स्पेशल होने वाला है, मतलब पीएससी के द्वारा जो है यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी सवाल आपके, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या जो है आरओ या आरओ हो, इन सभी से सवाल जो हम लेने वाले हैं। और क्योंकि जीआईसी और लेक्चरर का और ईएलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो यहाँ से आपके सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बन सकते हैं। मैं आपके लिए जो है क्लास अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों का प्यार उस क्लास के लिए हमें मिलता है तो हम आगे भी उसको जो है फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और ये जो हमारी जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये हमारे घटना चक्र की बुक से रहेंगे। अभी जो है हम सचिन सर की बिहार जीके जीएस की बुक जो है डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ जो है ऑप्शन आपके मिसप्रिंट हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब आप केवल और केवल पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा, और ऑप्शन देख के आगे बढ़ जाएंगे तो ऑप्शन जो है गलत लिखा हुआ है और आंसर जो है वो एक्सप्लेनेशन में सही लिखा हुआ है। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और एग्ज़ाम में आपके सवाल जो है गलत ना हो। तो हम अपना सेशन शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। देखिए हमारा पहला सवाल है 701 नंबर का सवाल है, सेन वंश के किस शासक द्वारा रचित अद्भुत सागर ग्रंथ अधूरा रह गया था। तो सेन वंश के किस शासक द्वारा रचित जो है अद्भुत सागर ग्रंथ जो है ये अधूरा रह गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सेन वंश, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बल्लाल सेन। ठीक है, बल्लाल सेन के द्वारा ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए हैं जिनका नाम है दान सागर और अद्भुत सागर, लेकिन जो है अद्भुत सागर ग्रंथ को ये पूर्ण नहीं कर पाया था, ये जो है अधूरा ही रह गया था। अगला सवाल देखिए, सेन वंश के किस शासक ने गौड़ के अतिरिक्त लक्ष्मणवती लखनौती को भी अपनी राजधानी बनाया था। लक्ष्मणवती को ही क्या कहते थे, लखनौती कहते थे। तो किसने अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लक्ष्मण सेन। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिन्हाज की इस रचना के अनुसार बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मिन्हाजुल सिराज की जो रचना है उसका नाम है तबकाते नासरी, और इसी से जो है ये सारी जानकारी मिलती है। तो ये हमारा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, देखिए मिन्हाजुल सिराज या मिन्हाज सिराज द्वारा लिखित जो है तबकाते नासरी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में इस घटना का उल्लेख मिलता है कि बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था। अगला सवाल देखिए, सेन वंश का वह शासक कौन सा था जिसने जो है बल्लाल सेन के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया था। तो आपने देखा कि अद्भुत सागर जो है किसके द्वारा लिखा गया और अधूरा रह गया था, तो ये बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया था। अब ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा ये पूरा किया गया था, तो ये जो है लक्ष्मण सेन के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, और ये ग्रंथ जो है लक्ष्मण सेन के द्वारा पूरा किया गया था। अगला सवाल देखिए, पाल वंश ने भारत के किन क्षेत्र में 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है शासन किया था।
पाल वंश ने कौन से, तो बिहार और बंगाल में जो है पाल वंश का शासन था। बिहार और बंगाल जो है ये बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पाल वंश ने 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा मतलब शासन किया, जिसमें बिहार और बंगाल पर अपना शासन जो है इन्होंने स्थापित कर रखा था। इस दौरान उन्होंने कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। अगला सवाल देखिए, पाल वंश का कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था जिसने जो है ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल प्रथम। ठीक है, गोपाल प्रथम जो है ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाल वंश के किस शासक को उसके लेखों में परम जो है सौगात और विक्रमशील कहा गया है? परम सौगात और विक्रमशील जो है ये किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल को। धर्मपाल को जो है परम सौगात और जो है विक्रमशील कहा गया है उसके लेखों में। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि पाल वंश के किस शासक ने बिहार के साथ साथ बांग्लादेश के सोमपुरी में भी प्रसिद्ध बिहार की स्थापना करवाई थी? तो यह कौन सा था शासक था दोस्तों? तो इसका नाम था, क्या नाम था? धर्मपाल ही था, जिसने जो है बांग्लादेश के सोमपुरी में जो है प्रसिद्ध बिहारों की जो है स्थापना करवाई थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चों के लिए 200 गाँवों को दान दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चों के लिए 200 गाँवों को दान दिया था, कौन सा शासक था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने ही ऐसा किया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस पाल शासक ने जो है विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? कौन सा पाल शासक था जिसने जो है विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए मुंगेर को जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवपाल। ठीक है, देवपाल याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, देवपाल ने पाल साम्राज्य के विस्तार को प्राथमिकता दी और इसी क्रम में उन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। यह कदम साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ और देवपाल पाल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने 810 से लेकर 850 ईस्वी तक जो है शासन किया था। अगला सवाल देखिए, किस पाल शासक के बाद पाल साम्राज्य मुख्य रूप से जो है बंगाल और बिहार तक ही सीमित रह गया? तो कौन से पाल शासक के बाद जो है सीमित रह गया था? तो ये जो है देवपाल के बाद ही सीमित रह गया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 712 नंबर का सवाल है। कह रहा है पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? पाल वंश का जो है दूसरा जो है संस्थापक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। तो दूसरा जो देखिए, महिपाल प्रथम को जो है पाल वंश का जो है दूसरा शासक जो है संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, महिपाल प्रथम के शासनकाल में किस चोल शासक ने बंगाल पर आक्रमण किया था? महिपाल जो प्रथम थे इनके शासनकाल में कौन सा चोल शासक था जिसने जो है बंगाल पर आक्रमण किया था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल हो जाएगा। यहाँ पर राजेंद्र चोल प्रथम लिखा गया है, तो बी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? पाल वंश का जो है अंतिम शक्तिशाली शासक जो है किसे माना जाता है? तो ये जो है रामपाल को माना जाता है। ठीक है, रामपाल को माना जाता है। इसका जो है सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 715 नंबर का सवाल देखिए, पाल कला में कांस्य मूर्तियों के प्रमुख केंद्र बिहार के किन स्थानों पर स्थानों पर स्थित थे? पाल कला में जो कांस्य की मूर्तियां बनती थीं इनके जो है प्रमुख केंद्र बिहार के कौन से स्थान पर स्थित थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए नालंदा, बोधगया और कुर्कीहार। ठीक है, नालंदा, बोधगया और कुर्कीहार में जो है इसके प्रमुख केंद्र थे। बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पाल कला में कांस्य मूर्तियों के निर्माण के प्रमुख केंद्र जो है ये नालंदा, बोधगया और कुर्कीहार थे जो वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में उत्कृष्ट कांस्य की मूर्तियां जो है बनाई जाती थीं और यहाँ से पाई भी गई हैं। अगला सवाल देखिए, किस ग्रंथ में प्रभाकर वर्धन को जो है हूड़ हरिण केसरी कहा गया है? किस ग्रंथ में प्रभाकर वर्धन को हूड़ हरिण केसरी कहा गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षचरित। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा जो लिखा गया है, क्या नाम है उसका? हर्षचरित। इसमें जो है प्रभाकर वर्धन को हूड़ हरिण केसरी जो है कहा गया है। देखिए, बाणभट्ट के द्वारा रचित जो है हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को हूड़ हरिण केसरी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है हूड़ रूपी हिरणों के लिए सिंह। यह उपाधि हूड़ों के विरुद्ध उनकी सैन्य सफलता और शक्ति को जो है दर्शाती है। अगला सवाल देखिए, ह्वेनसांग के अनुसार किस शासक ने उत्तर भारत के 5 अन्य राज्यों को अपने अधीन कर लिया था? ह्वेनसांग के अनुसार
किस शासक ने जो है उत्तर भारत के 5 अन्य राजाओं को अपने अधीन कर लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरणों से ये ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के 5 महत्वपूर्ण राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था, जिससे उसकी राजनीतिक प्रभुता स्थापित हुई थी। इनमें पंजाब, कन्नौज, गौड़िया, बंगाल और मिथिला और उड़ीसा शामिल थे। अगला सवाल देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासनकाल के समय जो है स्थल मार्ग से भारत आया था? तो कौन सा शासक था? हर्षित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और हर्षवर्धन के लिए ही लिखी गई है। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था का, इसी से जो है आपका हर्षवर्धन के चरित्र का जो है पता चलता है। किससे? तो हर्षचरित से, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आप एक चीज़ याद रखिएगा, हा से होता है हर्षवर्धन और हा से होता है ह्वेनसांग। तो ये ट्रिक आप हमेशा आपके लिए काम करेगी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में स्थल मार्ग से भारत आया था और यह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। अगला सवाल देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार गुप्त वंश के शासकों ने अपना शासन क्षेत्र किन क्षेत्रों से आरंभ किया था? तो कहाँ से आरंभ किया था गुप्त शासकों ने अपना जो है शासन किन क्षेत्रों में आरंभ किया था, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार से इन्होंने ये किया था, अपने शासन की शुरुआत की थी। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि गुप्त वंश के शासकों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से अपने शासन की शुरुआत की, जिससे इन क्षेत्रों का प्रारंभिक गुप्त इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास द्वारा लिखी नहीं गई है? देखिए, ऋतुसंहार, कुमार संभव, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है ऋतुसंहार और जो है कुमार संभव और मेघदूत, ठीक है, ये सभी जो है कालिदास की हैं। लेकिन अगर बात कीजिए मृच्छकटिकम की, तो ये जो है शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मृच्छकटिकम जो है इसकी रचना जो है शूद्रक ने की है, जबकि ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालिका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी प्रसिद्ध रचनाएं कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, जो गुप्त काल की सामाजिक और सांस्कृतिक झलकियां प्रस्तुत करती हैं। देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये कौन से नाम से जाना जाता था? जो सोने के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए थे, तो इनको जो है दीनार के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इसका? दीनार नाम था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार किस गुप्त शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी? तो नालंदा महाविहार की स्थापना जो है किसने करवाई थी? तो इनका नाम हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम जो है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ह्वेनसांग यात्रा वृतांत से यह ज्ञात होता है कि गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम जो थे, इन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी, जो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। अगला सवाल देखिए, गुप्त वंश के किस प्रारंभिक शासक ने अयोध्या और उसके पूर्व में स्थित सारनाथ क्षेत्र पर शासन किया? गुप्त वंश के किस प्रारंभिक शासक ने अयोध्या और उसके पूर्व में स्थित जो है सारनाथ क्षेत्र पर जो है शासन किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के प्रारंभिक शासकों में से एक थे और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उनका शासन जो था ये अयोध्या और उसके पूर्वी क्षेत्र सारनाथ तक जो है विस्तृत था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना जो है 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। अगला सवाल देखिए, किस गुप्त शासक ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी जानकारी जो है चीनी यात्री इत्सिंग के विवरण से मिलती है? इत्सिंग के जो है विवरण से मिलती है। तो ये कौन से शासक थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जिसने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी, उन्हीं के लिए ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इन्होंने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने किन दो महत्वपूर्ण राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किन दो महत्वपूर्ण राज्यों को जीतकर अपने जो है साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये थे कौशाम्बी और कौशल। ठीक है, कौशाम्बी और कौशल, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुप्त साम्राज्य की राजधानी चंद्रगुप्त प्रथम ने कहाँ स्थापित की? गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने कहाँ स्थापित की थी?
तो ये पाटलिपुत्र जो है वर्तमान में जिसे हम पटना भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, ठीक है। लिच्छवियों का दहन करने वाला या लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए समुद्रगुप्त के जो है प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी का नति बताया गया है, और यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, जिससे इस शक्तिशाली गणराज्य के साथ गुप्तों के संबंध स्थापित हुए हैं। अगला सवाल देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से गुप्त साम्राज्य का स्वर्णयुग किस शासक के शासनकाल को माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य के जो है स्वर्णयुग को जो है कौन से शासक के शासनकाल को माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसे जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए राजनीतिक दृष्टि से जो है समुद्रगुप्त का शासनकाल गुप्त साम्राज्य का स्वर्णयुग माना जाता था। उसकी सैन्य विजय और कुशल प्रशासन के कारण गुप्त साम्राज्य ने इस दौरान अभूतपूर्व शक्ति और प्रतिष्ठा जो है प्राप्त की थी। अगला सवाल देखिए, समुद्रगुप्त के गरुड़ प्रकार के सिक्के किस विजय के प्रतीक माने जाते हैं। समुद्रगुप्त के जो है गरुड़ प्रकार के सिक्के जो हैं ये किस विजय के प्रतीक माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागवंशी राजाओं पर, ठीक है। नागवंशी राजाओं पर जो विजय प्राप्त की थी इसने, उसके जो है प्रतीक माने जाते हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में बौद्ध मठ के निर्माण की अनुमति का जो है अनुरोध किया था, ये आपको बताना है। तो उस समय शासक किसका था, तो ये समुद्रगुप्त का शासन था। और यहाँ पर जो है एक श्रीलंका का जो शासक था मेघवर्ण, इसने जो है गया में बौद्ध मठ निर्माण करने के लिए इसने जो है इनसे ज़मीन मांगी थी और अनुमति मांगी थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, और इन्होंने जो है स्वीकार कर लिया था उसको। अगला सवाल देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसे इनको जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता था, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, इनकी प्रारंभिक राजधानी जो है कौन सी थी। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस गुप्त शासक के काल को जो है कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला और साहित्य का जो है स्वर्ण युग कौन से गुप्त शासक के काल को कहा जाता है। तो इसे जो है देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के युग को जो है कहा जाता है कि कला और जो है कला और साहित्य का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर जो है सी विकल्प लिख दिया गया है, लेकिन ये सी नहीं होगा, ये बी होगा, ठीक है। बी होगा, याद रखिएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य का भी अगाध प्रेमी था। इसके काल को कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके दरबार में 9 विद्वानों की एक अर्थात मंडली होती थी, जिसे नवरत्न कहते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर और वरुरुचि थे, ठीक है। ये सभी जो है नवरत्न हुआ करते थे। अगला सवाल देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों की मंडली को जो है किस नाम से जाना जाता था। तो इनको जो है नवरत्न के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नवरत्न के नाम से जाना जाता था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल घटकरपर का संबंध किस क्षेत्र से था। तो घटकरपर का संबंध जो है ये कौन से जो है क्षेत्र से था, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध जो था, ये एक प्रतिष्ठित जो है विद्वान थे, याद रखिएगा। तो इनका जो संबंध था वो साहित्य और काव्यशास्त्र था। साहित्य और काव्यशास्त्र, इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए घटकरपर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। इनका संबंध जो है मुख्य रूप से साहित्य और काव्यशास्त्र से था। वे अपनी काव्य रचनाओं में यमक और अनुप्रास के विशिष्ट प्रयोग के लिए जाने जाते थे। अब यमक और अनुप्रास क्या है, ये अलंकार है। अगला सवाल देखिए, फाहियान ने पाटलिपुत्र में किसका राजमहल देखकर उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया था। फाहियान ने किसका जो है राजमहल पाटलिपुत्र में देखकर उसे कहा था कि ये देवताओं के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये जो है अशोक के भव्य राजमहल को, ठीक है, अशोक के जो है भव्य राजमहल को, जो मौर्य का सम्राट था अशोक, उसके राजमहल को देखकर इसने कहा था कि ये जो है देवताओं के द्वारा बनाया गया है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुप्त साम्राज्य में सेनापति के पद को किस नाम से जाना जाता था। सेनापति के पद को जो है किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
महाबलाधिकृत, ठीक है, महाबलाधिकृत जो है इसे जो है सेनापति कहा जाता था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए सर्वाध्यक्ष क्या होता था, समस्त केंद्रीय विभागों का निरीक्षक होता था, और महाबलाधिकृत जो है सेनापति होता था। महाश्वपति जो है ये अश्वरही सेना का नियंत्रक होता था, और महामहीपीलपति जो है ये गज या हाथी वाली सेना का जो है नियंत्रक और संचालक होता था। अगला सवाल देखिए, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। अब इनका कार्य क्या था दोस्तों, तो महादंडनायक जो होते थे ये न्यायाधीश कार्य करते थे, ठीक है, इनको जो है न्यायाधीश कहा जाता था। तो इसका जो है न्याय प्रशासन हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए महादंडनायक जो है न्यायाधीश होते थे। विनय पुरुष जो है आगंतुकों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करता था। संधि विग्रहिक का मतलब होता था युद्ध और शांति का मंत्री, और युद्ध पुरुष का मतलब होता है युद्धोपरांत प्राप्त सामग्रियों का लेखा जोखा। दंडपाशिक का मतलब पुलिस विभाग का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला सवाल देखिए, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जिले के प्रधान अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। तो जिले के जो प्रधान अधिकारी होते थे उनको जो है किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें जो है कुमारामात्य या विषयपति कहा जाता था, याद रखिएगा। तो इसका जो है यहाँ पर देखिए कुमारामात्य भी लिखा गया है और विषयपति भी लिखा गया है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब 739 नंबर का सवाल देखिए, गुप्तकालीन प्रशासन में रण भांडागारिक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था, ठीक है। रण भांडागारिक अधिकारी नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य कार्य था दोस्तों, इसका ये जो है एक सैन्य अधिकारी हुआ करता था, और इसका जो मुख्य कार्य था वो था कि सैनिकों के लिए जो है वस्तुओं और रसद की जो है व्यवस्था करना। तो पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 740 नंबर का सवाल देखिए, गुप्त काल में अस्थायी रूप से कृषि करने वाले किसानों पर लगने वाले भूमि कर क्या कहलाते थे। अस्थायी रूप से जो कृषि करते थे उनके ऊपर जो कर लगता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको जो है हम कहते थे जो है उद्रंग, ठीक है, उद्रंग कहा जाता था। उद्रंग, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाता था, ठीक है, सही हो जाएगा। देखिए भाग जो है ये भूमि के उपज का 1/6 भाग था, ये भी एक प्रकार का कर था। और भोग जो था ये राजा को प्रतिदिन दैनिक उपयोग के लिए प्राप्त वस्तुएं थी। और उद्रंग जो था ये अस्थायी कृषकों पर लगने वाला भूमि कर था। उपरिकर जो था ये अस्थायी कृषकों पर लगने वाला भूमि कर था। और भूतोत्पांत प्रत्यय जो था ये विदेशी वस्तुओं का कर था। और शुल्क सीमा जो है सीमा बिक्री की शुल्क सीमा जो है बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगाए जाने वाला कर था। अगला सवाल देखिए, गुप्तकाल में मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्तकाल में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है जो मनुस्मृति के अलावा अनुसार है, तो ये 7 प्रकार के, ठीक है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गुप्तकाल में मनु के द्वारा 7 प्रकार के तथा नारद के द्वारा 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। इसी समय नारद ने भूमिदान और भूमिदान कर भूमि का विखंडन करने को कहा गया, जिससे जो है दास प्रथा जो है कम हुई थी। अगला सवाल देखिए, गुप्त शासकों ने किस पक्षी को अपना राजकीय चिन्ह बनाया था। गुप्त शासकों ने किस पक्षी को अपना राजकीय चिन्ह बनाया जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका गरुड़, ठीक है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गुप्त शासकों ने गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया था, और गरुड़ जो है हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का वाहन है, इसीलिए इसे राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाना वैष्णव धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। अगला सवाल देखिए, किस चीनी अनुवादक से जो है ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री धर्मपिटक निदान सूत्र, ठीक है। श्री धर्मपिटक निदान सूत्र से पता चलता है कि कनिष्क ने जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। देखिए श्री धर्मपिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से जो है ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के शासक को हराकर हर जाने के रूप में मगध के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र जो है ये प्राप्त किया था। अगला सवाल देखिए, वासुदेव ने किस वंश के शासक की हत्या करके मगध में कर्ण वंश की स्थापना की थी। वासुदेव ने कौन से वंश के शासक की हत्या करके जो है मगध में कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की थी। शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, इसकी जो है हत्या कर दी थी और कर्ण वंश का जो है स्थापना किया था। और अगर जो है शुंग वंश की स्थापना की बात करें तो पंडित जो है पुष्यभूति शुंग को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी थी, और इसके बाद मगध में एक नए राजवंश कर्ण वंश की स्थापना हुई और वासुदेव को इस वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। देखिए कर्ण वंश के शासनकाल के दौरान मगध राज्य का भौगोलिक विस्तार जो है संभवतः कहाँ तक सीमित था।
तो कहाँ तक सीमित था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों तक जो है सीमित रहा था। तो यहाँ पर जो है पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र क्षेत्र तक, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शुंग काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कहाँ से स्थानांतरित कर दी गई थी? शुंग काल में जो मगध की राजधानी पहले पाटलिपुत्र थी, ये जो है कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कहाँ पे, ये जो है विदिशा स्थानांतरित कर दी गई थी। ये पाटलिपुत्र से जो है विदिशा कर दी गई थी। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना किस काल में हुई मानी जाती है? मनुस्मृति की रचना, वर्तमान स्वरूप की रचना जो है कौन से काल में हुई मानी जाती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा शुंग काल। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शासक के काल को वैदिक ब्राह्मण धर्म पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका ए विकल्प हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ब्राह्मण वंश था। अगला सवाल देखिए, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल को वैदिक या ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। मौर्य के बाद शुंगों ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से स्थापित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला सवाल देखिए, किस शासक ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस को के आक्रमण से उसकी रक्षा की? तो ये किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अशोक ने जो है संन्यास ले लिया था जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, और धीरे धीरे ये लोग बौद्ध धर्म का पालन करने लगे और एकदम अहिंसात्मक हो, मतलब हिंसा को त्याग दिया, हिंसात्मक हो गए। और बौद्ध विहारों में जो है ये जो है यवन आक्रमणकाली छिप छिप के रह रहे थे बौद्ध भिक्षुओं के भेष में, और जाकर आक्रमण कर रहे थे। और इनका जो सेनापति था वो देख रहा था, जो वृहद्रथ था इसका सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग था, और ये चीज़ें देख रहा था, और ये बार बार कह रहा है कि हमको जो है युद्ध करने की अनुमति दीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसके क्षेत्र जो है लगातार मगध के कब्जाए जा रहे थे। तो इसी की वजह से जो है इन्होंने अपने राजा की हत्या करके खुद गद्दी पर ये बैठ गए थे, और इसको जो है यहाँ पर युद्ध करके जो है यवन आक्रमणकारियों को पीछे पछाड़ दिया था। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसे अपने शासनकाल में यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस के आक्रमण से साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। यह उसकी सैन्य क्षमता और साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को जो है दर्शाता है। अगला सवाल देखिए, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान विदिशा का उपराजा जो है किसे नियुक्त किया गया था? विदिशा का जो है उपराजा किसे नियुक्त किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसका पुत्र जो था अग्निमित्र, उसको जो है विदिशा का जो है उपराजा बनाया गया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तक्षशिला के किस यवन शासक ने राजदूत ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी? तक्षशिला के किस यवन शासक ने यवन शासक के राजदूत ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की जो है स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एटियाल किड्स के राजदूत जो थे हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एटियाल किड्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसका सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। तो इसी का जो देवदूत था उसका नाम था हेलियोडोरस। इसने जो है शुंग वंश के यहाँ पर लिखा हुआ है 9वें शासक भागभद्र या भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष में विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर पाषाण वेदिका का निर्माण जो है किस काल में हुआ था? बोध गया के विशाल मंदिर के चारों तरफ जो है पाषाण वेदिका का निर्माण जो है कौन से काल में हुआ था? तो ये जो है शुंग काल में हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शुंग काल में ही बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक पाषाण वेदिका का निर्माण भी हुआ। इसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न के कल्प वृक्ष जो है आदि जो है मौजूद है। अगला सवाल देखिए, पुराणों और दिव्यदान के अनुसार किस शासक का दूसरा नाम काकवर्ण मिलता है? तो काकवर्ण आप सभी लोग जानते हैं किसे कहा जाता था, तो काला शोक को जो है काकवर्ण कहा जाता था। ये बहुत काला था और इसे जो है काकवर्ण कहा जाता था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही है। अगला सवाल देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किस स्थान पर किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो देखिए, कालाशोक के शासनकाल में ही जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व जो है वैशाली में। तो ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा।
तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 755 नंबर का सवाल है कि किस शासक ने शिशुनाग वंश का अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना की थी। तो किस शासक ने जो है अंत किया था, हम नंद वंश की स्थापना जो है किसने की थी ये आपको बताना है। बस इतना अगर आप जान गए तो ये सवाल आप सही कर ले जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद ने जो है शिशुनाग वंश का अंत कर दिया था और जो है मगध में एक नए राजवंश जिसका हम नंद वंश कहते हैं इसकी स्थापना की थी। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पुराणों में महापद्म नंद को जो है किस उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराणों में महापद्म नंद को जो है कौन सी उपाधि से जो है संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है कि सब क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सर्व छत्रांतक। ठीक है, सर्व छत्रांतक जो है ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी नंबर का। देखिए महापद्म नंद को जो है बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अथवा प्रचंड सेना के स्वामी तथा पुराणों में सर्व छत्रांतक अर्थात सब क्षत्रियों का नाश करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है दूसरा परशुराम का अवतार अर्थात एक राट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिए यूनानी लेखकों ने किस नंद शासक को अग्रमीज कहा है। यूनानी लेखकों ने किस मगध का शासक जो है नंदवंश का था इसको जो है अग्रमीज कहा है। तो इन्होंने जो है किसको कहा है, तो इन्होंने जो है धनानंद को कहा है। ठीक है, धनानंद को कहा है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यूनानी लेखकों ने जो है धनानंद को अग्रमीज कहा है और यह नाम संभवतः उसके व्यक्तिगत नाम या पद का यूनानी लिप्यांतरण था। यूनानी लिपि में जो है अग्रमीज कहा गया है और यूनानी लेखकों के अनुसार धनानंद को उग्रसेन का पुत्र बताया गया है और उग्रसेन की पहचान महापद्मनंद से की जाती है जो नंद वंश का संस्थापक था। अगला सवाल देखिए किस साहित्यिक कृति से नंद शासकों के जैन धर्मावलंबी होने की पुष्टि होती है। तो कौन से जो है कृति से मिलती है ये आपको बताना है। तो विशाख दत्त के द्वारा एक कृति लिखी गई है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इससे जो है ये सबूत मिलता है कि ये जो नंद शासक थे ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आर्यों ने वर्ण व्यवस्था का प्रचलन किस काल में और किस आधार पर किया था। देखिए कौन से काल में किया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आर्यों ने वर्ण व्यवस्था का प्रचलन जो है ये ऋग वैदिक काल में जो है व्यवसाय के आधार पे किया था। ऋग वैदिक काल में जो है व्यवसाय के आधार पे किया था। मतलब युद्ध लड़ने वाला जो है वो क्षत्रिय होगा और व्यापार करने वाला जो है वैश्य होगा और सेवा करने वाला जो है वो शूद्र होगा और पूजा करने वाला और जो है वेद और पुराणों का अध्ययन करने वाला और जो है शिक्षा देने वाला वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी विकल्प कह रहा हूँ, हाँ बी विकल्प ही इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए आर्यों ने वर्ण व्यवस्था का प्रचलन ऋग वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर किया जिससे सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों, किंतु उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था जन्माधारित होकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अगला सवाल देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का जो है प्रवर्तन किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जो माने जाते हैं जिनको हम कहते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, इन्होंने किया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस राजवंश से संबंधित काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, तो ये कौन से राजवंश से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो ये जो है राजा अश्वसेन के जो है पुत्र थे और ये जो है इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के थे। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के 4 महाव्रतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, अब इनके द्वारा जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और जो है अस्तेय। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, सत्य और अहिंसा, अपरिग्रह और जो है अस्तेय, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं शामिल है इसमें। तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 महाव्रतों जो है सत्य, अहिंसा और जो है अपरिग्रह और अस्तेय का प्रतिपादन किया था। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था। अगला सवाल देखिए जैन ग्रंथों में किस महिला को स्त्री संघ की अध्यक्षता के रूप में उल्लिखित किया गया है जो पार्श्वनाथ द्वारा स्त्रियों को धर्म प्रवेश में दिए जाने का प्रमाण माना जाता है। तो कौन सी महिला थी, उसका क्या नाम था। तो इसका नाम था दोस्तों पुष्पचूला। ठीक है, पुष्पचूला नाम था इसका। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं
नहीं है। त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक सेवा नहीं है दोस्तों, सम्यक आचरण है। ठीक है, तो सम्यक सेवा जो है ये इसमें शामिल नहीं है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म में कैवल्य से क्या तात्पर्य है। जैन धर्म में जो है कैवल्य से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। देखिए सर्वोच्च ज्ञान को जो है कैवल्य कहा गया है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। और सर्वोच्च ज्ञान जो है ये आपका बी विकल्प हो जाएगा, जिसे मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, वही आपका सर्वोच्च ज्ञान होता है और उसे जो है जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। देखिए जैन धर्म में कैवल्य जो है ये आपका सर्वोच्च ज्ञान को कहा जाता है। यह पूर्ण और अनंत ज्ञान है जो आत्मा अपनी सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने पर प्राप्त करती है। कैवल्य प्राप्त व्यक्ति जो है ये केवली कहलाता है। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म में इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को जो है क्या कहा जाता था, तो इसे जो है मति कहा जाता था। ठीक है, मति कहा जाता था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है तो जैन साहित्य को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आगम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। आगम जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह है जिसमें तीर्थंकरों के उपदेश, जैन सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जैन साहित्यकारों के द्वारा सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में ये साहित्य लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है किस स्थान पर हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है कौन से स्थान पर हुआ था, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और अगर दूसरी मौर्य संगीति की बात करें तो दूसरी मौर्य कह रहा हूँ, दूसरी जैन संगीति की बात करें तो ये हमारा जो हुआ था वल्लभी में हुआ था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो ये जो है वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, वल्लभी गुजरात में, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सेशन का लास्ट सवाल है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आप सभी लोगों को जो है होमवर्क है आप सभी के लिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। और हम जो है यूपीपीएससी का जो है घटना चक्र का जो है इतिहास से शुरू करने वाले हैं। और यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी सवाल आपको अभी तक कराए गए हैं, चाहे वो यूपीपीएससी जो है पीसीएस में हो या आरओ में हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उनसे संबंधित सवालों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्द ही वो वीडियो आप सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी लोग जो है उसको भी अपना प्यार दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।